एक लड़का मरकर 12 घंटे में जीवित होता है और जब वो जीवित होता है तो सब लोग उसे देखने आते हैं। आज भी जयपुर में वो एक टूरिस्ट व्यक्ति बना हुआ है। जैसे टूरिस्ट प्लेस होता है वैसे ही वो एक टूरिस्ट व्यक्ति है। लोग उससे पूछते हैं और वो सारी चीजें बताता है जो जो उसके साथ हुआ, जो बीते 12 घंटे में उसने देखा था। जब लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो वो पसीने आ रहा था उसे, और वो पसीने को देखकर लोग रुक जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो होश में आ जाता है। आइए जानते हैं क्या सच्चाई बताता है, क्या उसके साथ हुआ था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना पुनर्जीवन की है, यानी कि मरकर दोबारा जीवित होने की सच्ची घटना है। ये घटना शुरू होती है राजस्थान के जयपुर से। यहाँ पर कबीरदास नाम का एक 22 वर्षीय लड़का होता है। जो लड़का अपने परिवार का पहला बेटा होता है, जिसे उसके माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, बीबीए कराते हैं और अब वो एमबीए कर रहा है। एमबीए के लिए उसे जयपुर शहर में ही एक अलग से कमरा दिलवा रखा है, एक पीजी में, यानी कि वो हॉस्टल में रहता है। गांव थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूरी पर है। टाइम बचाने के लिए उसे वहीं पर रखा जाता है। अब वो कभी कभार गांव में आता है। उस रात भी वो अपने गांव में आया था। जैसे ही बेटा घर पर आता है तो उसकी माँ उसके लिए तरह तरह के खाने बनाने लगती है। वो कहती है कि मेरा बेटा देखो कितना दुबला पतला हो गया, चलो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। बेटा भी खुश हो जाता है। कबीरदास भी अब कहता है कि माँ आप खाना बनाओ, मैं जाकर घूम कर आता हूँ। वहां पर घूम कर आने के बाद मैं खाना आप सबके साथ खाऊंगा। माँ घर के कामों में खाना पीना बनाने लग जाती है और बेटा अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। वो अपने सभी दोस्तों से मिलकर आता है और अब रात के करीबन 8:30-9 का वक्त था। वो वापस आ जाता है और उसकी माँ खाना लगाकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वो वहां पर आता है। आने के बाद अब वो सभी बैठकर खाना खाते हैं। उसका पिता, उसका दादा, उसका जो माँ है, उसका छोटा भाई, वो सभी वहां पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो कहता है कि माँ अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। माँ कहती है ठीक है बेटा, और माँ उसकी आंगन में ही, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, आंगन में ही बिस्तर लगाकर सो जाती है। बेटा पंखे की हवा में लेट जाता है और जब वो पंखे की हवा में लेटता है तो रात के करीबन 12 बज जाते हैं और वो 12 बजे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बहुत पसीने आने लगते हैं। पसीने आने के बाद वो पानी लेने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है तो अब वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। आंगन फर्श कच्चा था तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो रात को ही उसकी सांसें थम जाती हैं। परिवार बाहर बेखबर सोया हुआ था। सुबह होती है। सुबह माँ दूध बनाती है अपने बेटे के लिए और अपने बेटे को आवाज लगाती है। कहती है कबीरदास तुम्हारा दूध गर्म हो गया है, जल्दी आओ दूध पी लो। लेकिन कबीरदास नहीं बोलता है। वो उसके पिता से कहती है कि आप जाओ और उसको जगा कर लेकर आओ, क्योंकि उसे अपने हॉस्टल भी जाना है। वो कुछ खा पी लेगा तो अच्छा रहेगा। पिता कमरे में जाता है तो बेटा जमीन पर पड़ा हुआ था। पिता इस चीज को देखकर घबरा जाता है और अब पिता अपने बेटे को लेकर भागने लगता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। उस बच्चे का जो दादा था वो भी अंदर आता है। वो भी अपने पोते की इस हालत को देखकर घबरा जाता है। वो सभी पास ही में हॉस्पिटल अपने बेटे को लेकर जाते हैं और जयपुर के हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उसमें कोई भी सांस बाकी नहीं थी। डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं और उसका डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर देते हैं। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादा कहता है कि भगवान, इससे पहले तो मुझे ले लेते, मैं भी तो बैठा हूँ, मेरे पोते को क्यों ले लिया, मेरा क्यों सहारा छीन लिया, उसी के साथ तो मेरी दोस्ती थी, उसी के साथ तो मैं खेलता था। वाकई में दादा पोते का एक अलग ही रिश्ता होता है। वो दादा के साथ उसकी बहुत ज्यादा बनती थी और उस दादा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब वहां से एम्बुलेंस में उसके सब को घर लाया जाता है। जब तक वो घर आती है तो वहां पर उसकी बहन को कॉल कर दिया जाता है, जिस बहन की शादी हो चुकी थी। उसे बताया जाता है कि तुम्हारे भाई कबीरदास की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। गांव के ही एक नॉर्मल से हॉस्पिटल का नाम लिया जाता है, क्योंकि सबको यह था कि जब तक गांव आएगी तो पता ही चल जाएगा। एकदम से अगर हम बताते हैं तो ना जाने अगले व्यक्ति पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। कोई दिल का दौरा आ जाए, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, क्योंकि एक भाई का झटका बहुत बड़ा होता है। अब उसे कोई भी नहीं बताता है। बहन अपने घर जल्दी जल्दी काम करके अपने घर आती है और करीबन 9 बजे तक वो अपने घर आ जाती है।
घर देखती है कि घर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोग इकट्ठा हैं, सबकी आंखें नम हैं। अब वो लड़की समझते देर नहीं लगती कि आखिर हुआ तो कुछ गलत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था पिता के साथ हुआ है, भाई के साथ हुआ है या दादाजी के साथ हुआ है। वो आ रही थी रोती बिलखती, लेकिन जैसे ही आंगन में आकर अपने भाई को जमीन पर लेटा देखती है तो ऊपर से ही गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और अपने भाई कबीर कबीर नाम लेते लेते अब वो सुध-बुध खो बैठती है। जब उसे कोई भी होश नहीं रहता तो उस पर पानी के छींटे डाले जाते हैं। वहीं के पास के डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ इंजेक्शन, कुछ दवाइयाँ देते हैं और उसके बाद वो होश में आती है। लेकिन उसका रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर कबीर दास जो है और उसके माता-पिता, उसका दादा सब बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। पूरा गाँव बहुत ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा प्यार आज भी बचा हुआ है। पहले तो बात ही अलग थी, लेकिन आज भी बहुत है। अब यहाँ पर ऐसा माहौल बन जाता है, डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था, गाँव वाले डिसीजन लेते हैं कि अब इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। और धीरे-धीरे इस वक़्त को निकलते-निकलते 12 बज जाते हैं। रात के 12 बजे के करीब उसके साथ ये घटना होती है और जब उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं। इतना पसीना कि लोग समझते हैं कि ये क्या हुआ? हमने तो इसे नहलाकर पोंछ भी दिया और इतने पसीने इस शरीर को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शरीर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसका शरीर गर्म होने लगा था। अब उसे गौर से देख रहे थे, थोड़ी देर पसीने आते हैं और थोड़ी देर बाद ही उसकी आँखें खुल जाती हैं। कबीरदास की आँखें खुल चुकी थी, सभी उसे देखते हैं, माता-पिता उसे गले लगाते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी भी बहुत अचंभे में देखते हैं। वो बहन भी अपने भाई से लिपट कर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। सभी बहुत रोते हैं, लेकिन सब खुश हो जाते हैं कि ये ठीक हो गया। लेकिन उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तभी जो कबीरदास बताता है, उसे सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बताता है कि मैं जब रात को मुझे प्यास लगी, मैं पानी लेने के लिए उठा था, तो मुझे अचानक पसीने आए और मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, मैं हवा में लटका हुआ हूँ, इधर-उधर देख रहा हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मैं भगवान को याद करता हूँ, तभी 2 लोग आते हैं। बहुत सुंदर शरीर था उनका, सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने थे और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर चल देते हैं। मैं उनके साथ बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उनके साथ चल देता हूँ। जब हम साथ चलते हैं तो रास्ते में तरह-तरह की आवाज़ें आती हैं। कहीं कीर्तन की आवाज़ आती है, तो कहीं घंटियों की आवाज़ आती है, कहीं किसी के रोने की आवाज़ आती है, कहीं किसी के चीखने की आवाज़ आती है। ये सारी आवाज़ें आती हैं, लेकिन मुझे जो लोग आए थे उन्होंने एक मंत्र दिया था, उस मंत्र को मैं लगातार बोलता हूँ और वो सारे रास्ते मैं पार कर जाता हूँ। रास्ते में कहीं मुझे खून की नदियाँ मिलती हैं, तो कहीं मुझे बड़े-बड़े पहाड़ मिलते हैं, कहीं पर बहुत हरा-भरा जंगल मिलता है, तो कहीं पर बाग बगीचे मिलते हैं। लेकिन जहाँ खराब जगह थी उन सभी से मैं निकल जाता हूँ और जो अच्छी जगह होती हैं वहाँ पर मन ऐसा करता है कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ। लेकिन वहाँ पर मुझे रुकने का आदेश नहीं था, उस मंत्र का मैं लगातार जाप कर रहा था और अब मैं पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मुझे 3 द्वार दिखाई देते हैं। एक द्वार जहाँ पर यमराज बैठे हुए थे और दूसरा द्वार जहाँ पर वो लोग हिसाब-किताब करते थे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तीसरा जो द्वार था, वो स्वर्ग नरक का डिसाइड होता था कि ये किस में जाएगा। ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर देखता है। अब जब उसका नंबर आता है, तो वो वहाँ पर जाता है और उसका नाम जब पूछा जाता है, वो अपना नाम बताता है, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि इसका तो वक़्त ही नहीं आया, आप इसे किसे ले आए? इसकी तो मिट्टी खराब हो जाएगी, इसको जल्दी से वहीं पर छोड़ कर आओ। जब ऐसी आवाज़ आती है तो वो व्यक्ति उन्हें बहुत गौर से देखता है। कबीरदास जो कि 22 साल का था, उसके लिए मना कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हें वापस भेजा जाएगा, अभी तो तुम्हें बहुत ज़िंदगी बाकी है। और उसे वहाँ से वापस भेजा जाता है। वो जब आता है तो आने के तुरंत बाद उसके शरीर में पसीने जब आ रहे थे, तो वो धर्मराज के सामने था और वहाँ पर उससे सवाल-जवाब चल रहे थे। उसके थोड़ी ही देरी में वो वहाँ पर आ जाता है और अपने शरीर में दोबारा आ जाता है। दोबारा जब वो जगता है तो सब जान जाते हैं और सभी को इस सच्ची घटना का आभास वो कराता है। ये कहानी कबीरदास की यहाँ पर समाप्त होती है। आज भी वो जीवित है, आज भी वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहा है। लोग उनसे पूछते हैं तो वो सब कुछ सच-सच बताता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी झूठी होती है, तो आप अब ये कहानी जयपुर में जाकर पता कर सकते हो। ये व्यक्ति जो है बहुत फ़ेमस है, इसी ने सब कुछ बताया है। आप वहाँ पर जाकर पता कर सकते हो।
जो भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे उनके कमेंट होते हैं, लेकिन आज वन बाय वन नाम नहीं ले पाऊँगी, इसके लिए क्षमा चाहूँगी क्योंकि आज कहानी बहुत लेट मैं आपको सुना पा रही हूँ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।